मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के हाथों तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने भारत का मानो मानचित्र ही बदल डाला था। हमारे इतिहासकार बड़े चाव से इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात लगभग 800 से अधिक वर्षों तक भारत पर इस्लामी शासकों का शासन रहा। कुछ दिन पहले कट्टरपंथी नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस तथ्य को दोहराते हुए हुंकार भरी और कहा, जो हमसे हमारी नागरिकता के प्रमाण मांग रहे हैं उन्हें सूचित कर दे कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 वर्षों तक शासन किया है। पर क्या यह प्रचलित कथन सत्य है? क्या इसका कोई तार्किक प्रमाण है? क्या कोई ऐसा तथ्य है जो इस उक्ति का खंडन कर सके? नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में आज मैं आपके समक्ष ला रहा हूं एक सत्य जिसे हम भारतीयों से वर्षों तक छुपाया गया। जिस 800 वर्ष के शासन के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे इस्लामिस्ट नेता दंभ भरते हैं, वास्तविक रूप में वह शासन न तो निरंतर था और न ही संपूर्ण। आज के अंक में मैं तथ्यों और साक्ष्यों से इस बात को सिद्ध करूंगा कि इस्लामी शासन 800 वर्ष तो छोड़िए, निरंतर 300 वर्ष भी नहीं चला था। सत्य तो यह है कि भारतवर्ष ने असंख्य आक्रमण झेले, अनगिनत आक्रांताओं के अत्याचार से भारत भूमि रक्त रंजित हुई, परंतु हमने हर बार उन आक्रांताओं को वीरोचित उत्तर दिया। सत्य कहें तो 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष नहीं था, अपितु कभी तुर्क सल्तनत से तो कभी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता हेतु हमने असंख्य युद्ध लड़े हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तुर्क सल्तनत की, जिसकी स्थापना तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी के विजयोपरांत हुई। वामपंथी इतिहासकारों की माने तो भारत पहले तुर्क सल्तनत के अधीन था और 1398 में भारत पर तैमूर के आक्रमण के पश्चात सत्ता पहले सैयद वंश के हाथों में गई और फिर अफगानी सुल्तानों के हाथ में गई। इसका अर्थ यह है कि तुर्क सल्तनत का संपूर्ण भारत पर 1192 से लेकर 1398 तक अर्थात संपूर्ण 206 वर्षों तक रहा था। परंतु जिस तथ्य पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया अथवा जिस तथ्य को वे भारतीयों के समक्ष नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे, वह यह था कि तुर्क सल्तनत तैमूर के आक्रमण से पहले भारत में नाम मात्र की शेष थी। मामलुक और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन अपने हाथों में लिया तो उसका उद्देश्य भी वही था जो गजनवी के बाद सुल्तान महमूद, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रांताओं का था, अर्थात संपूर्ण भारत पर इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करना। तुगलक उतना ही बर्बर और क्रूर था जितना उसके पूर्वज थे, परंतु वह अपने पूर्वजों की भांति परिपक्व और शांत स्वभाव का नहीं था। उसके राज्य में बर्बरता की सभी सीमाएं लंघित हो चुकी थी और उसके विरुद्ध विद्रोह शनह शनह दावानल के भांति प्रज्वलित हो रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार ने मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित अपनी पुस्तक द दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक में मुसन्नुरी नायक समूह के बारे में उल्लेख करते हुए लिखा, सुल्तान तुगलक के विरुद्ध अब राष्ट्रीय विद्रोह उमड़ चुका था, जिसे समर्थन देने के लिए हर क्षेत्र में कुशल सेनाएं उपस्थित थीं। फिर आया वर्ष 1336 और 1336 में तुर्क सल्तनत से स्वतंत्र होने हेतु भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के तुर्क साम्राज्य के अत्याचारों से लगभग हर भारतीय अब क्रोधित हो चुका था और विद्रोह की भावना हमारे मातृभूमि के कोने कोने में फैलने लगी थी। संपूर्ण राजपूताना को स्वतंत्र कराने हेतु मेवाड़ के प्रथम महाराणा हम्मीर सिंह सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली में एक भीषण युद्ध में न केवल पराजित किया अपितु संपूर्ण राजपूताना को स्वतंत्र भी कराया। यह विजय संभवतः छुपाए नहीं छुप सकी, क्योंकि उसी वर्ष श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य से प्रेरित होकर हरिहर राय और बुक्का राय ने तेलंगाना में तुगलक के विरुद्ध न केवल विद्रोह किया अपितु उनकी सेना को परास्त कर विजयनगर के प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना भी की। इतना ही नहीं, कर्नाटक में मुसुनुई कपाया नायक ने भी तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें सुल्तान का सेनापति मलिक मकबूल
न केवल परास्त हुआ अपितु उसे दिल्ली भागने पर विवश होना पड़ा। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो तुर्क सल्तनत का शासन केवल 144 वर्षों तक था, क्योंकि 1336 में इन पराजयों के कारण जिस तुर्क सल्तनत का साम्राज्य आज के तमिलनाडु में स्थित मदुरई नगर तक फैला हुआ था, उस तुर्क सल्तनत को तैमूर के आक्रमण से पूर्व केवल दिल्ली और उससे सटे हुए कुछ क्षेत्रों तक सिमटने में अधिक समय नहीं लगा। सैयद कहने को तो दिल्ली का शासक था, परंतु उसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में कभी नहीं फैल पाया। इसी प्रकार अफगान शासक भी उत्तरी भारत में गंगा और यमुना नदी के तटों से सटे क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गए और अधिकांश भारत मुगलों के आगमन से पूर्व तक एक स्वतंत्र पर अनेक राज्यों में बटा हुआ एक देश था। हमारे वामपंथी इतिहासकारों द्वारा प्रकाशित एक और महान मूर्खतापूर्ण मिथक यह है कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मुगल साम्राज्य ही देश में प्रमुख साम्राज्य था और उन्होंने 300 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। यदि वामपंथी इतिहासकारों की माने तो मुगल साम्राज्य का शासन 1526 से 1857 तक लगभग 331 वर्षों तक था, परंतु इन छद्म इतिहासकारों ने संभवतः छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, राणा राज सिंह और वीर लाचित बोरफुकन जैसे वीर योद्धाओं का नाम भी नहीं सुना। यह सत्य है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और यह भी सत्य है कि मुगल साम्राज्य ने अकबर के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था। परंतु मुगल बादशाह औरंगजेब के उदय के साथ ही भारत में विदेशी आक्रांताओं के प्रति विद्रोह की भावना एक बार फिर जागृत हुई और औरंगजेब के सत्ता संभालते ही मुगल साम्राज्य के विरुद्ध भारत के इतिहास का दूसरा स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व देश के कोने कोने में शूरवीर योद्धाओं ने किया था। उत्तर में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस संग्राम का नेतृत्व किया था, तो वहीं पश्चिम में मेवाड़ के राणा राज सिंह और मारवाड़ के वीर योद्धा दुर्गादास राठौर ने मुगल विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। पूर्व में यह दायित्व अहोम वंश के शूरवीर सेनापति लाचित बोरफुकन ने किया था, तो दक्षिण में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता का दायित्व हिंदवी स्वराज्य के जनक और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। चारों ओर से हुए इन आक्रमणों से औरंगजेब का आधिपत्य छिन्न भिन्न हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत मुगलों का संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह गया। इसके बाद 1818 में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य की पराजय तक भारत विदेशी आक्रांताओं के शासन से मुक्त ही रहा था। इस तरह तुर्क आक्रांताओं का शासन 144 वर्षों तक भारत के अधिकांश भागों पर रहा और यदि आप अफगान शासकों के शासन को मानते हैं तो भी सल्तनत का कुल शासन 250 वर्ष भी निरंतर नहीं चला। वास्तव में मुगलों का शासन 1526 से 1707 तक ही रहा था। तो कुल मिलाकर इस्लामी शासकों का भारतवर्ष पर 800 वर्ष तो छोड़िए 450 वर्ष तक भी शासन नहीं था। स्वयं रोमेश चंद्र मजूमदार के शब्दों में 2 दशक के 2 कालखंड को छोड़ दें तो इस्लामी शासकों का संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज्य कभी नहीं रहा था। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध विद्रोह अवश्य होता था। ऐसे न जाने कितने तथ्य हैं जिनसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमें वर्षों तक अनभिज्ञ और अपरिचित रखा। दासत्व एक स्थिति नहीं, मानसिकता है। इतिहास मात्र कथा नहीं, सत्य का अन्वेषण है। यदि इतिहास मिथ्या हो, जहां एक वर्ग को श्रेष्ठ, वीर और विजेता के रूप में उल्लेखित किया जाए और दूसरे को दमित, शोषित और पराजित के रूप में दर्शित किया जाए, तो दूसरे वर्ग के मस्तिष्क में दासत्व के भाव का जन्म होना अवश्यम भावी है। ऐसा ही कुछ भारतवर्ष में भी हुआ। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने हिंदुओं के अंदर दासत्व की भावना को दृढ़ करने का कार्य सुनियोजित शैली से किया, परंतु इतिहास मात्र कथा नहीं, सत्य का अन्वेषण है। और जब जब अन्वेषण होता है तब तथ्य भी निकलते हैं और साक्ष्य भी, और जब वीरता के साक्ष्य तथ्यों के साथ निकलते हैं तब होता है दास भावना का संपूर्ण उन्मूलन। यह थी कथा असत्य को सत्य बताने की।
इतिहास को मरोड़कर उसे अलग आकार देने की, वीर योद्धाओं के वीरता को छुपाने की और कथा हिंदुओं के अंदर दासत्व की भावना जगाने की। ऐसी ही कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। परंतु जाते जाते एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगा, आपका ध्यान मेरे परिधान की ओर अवश्य आकृष्ट हुआ होगा, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी टी शर्ट पर अंकित हैं स्वयं महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के गर्व को धूल धूसरित किया था। यदि आप इस टी शर्ट को या ऐसी ही अन्य टी शर्ट्स को और हुडीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट shop.tfipost.com पर अवश्य जा सकते हैं।